नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे आईसीएफ और एलएचपी कोच में क्या अंतर है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें जितने भी अंतर बताया गया है, ये जो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न दोस्तों ज़्यादातर जो डिपार्टमेंटल में ट्रेड टेस्ट होता है उसमें पूछा जाता है, उसमें लिखने के लिए आता है। क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वह टेक्नीशियन के लिए हो या जूनियर इंजीनियर्स के लिए हो, दोनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों इसमें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में जो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बताएंगे एलएचबी और आईसीएफ कोच में, तो इसमें मेन में रखा गया है। आईसीएफ और एलएचबी कोच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, तो आप जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आईसीएफ और एलएचबी कोच में हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं डिटेल में जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों जो आईसीएफ और एलएचबी कोच है, तो देखिए दोस्तों जो एलएचबी कोच है, इसका फुल फॉर्म होता है लिंक हाफमैन बुक्स। दोस्तों एक जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के कोच को डिज़ाइन किया। क्योंकि इसमें जो बोगी लगती है दोस्तों, फिएट बोगी लगती है, फैब्रिक इटैलियन ऑटोमोबाइल टोरनो, जो कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो बनाती है। और दोस्तों जो इसका बॉडी है, यानी कि जो इसका कोच है, वो जर्मन का टेक्नोलॉजी है। यानी कि जर्मन की टेक्नोलॉजी प्लस स्विट्जरलैंड की जो टेक्नोलॉजी है बोगी की, दोनों की कंबाइंड टेक्नोलॉजी को इस समय वर्तमान में जो एलएचबी कोच आ रहे हैं, वो दोनों कंबाइंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में कब आया। दोस्तों ये जो है जर्मन से जो टेक्नोलॉजी सन 1999 में इंडिया में आया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ सन 2002 में, तो वो स्टार्ट हुआ आरसीएफ और एमसीएफ, यानी कि जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। तो वहाँ पे जो है सन 2002 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एलएचबी कोच उसका बनना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों आईसीएफ कोच के बारे में समझ लेते हैं कि दोस्तों आईसीएफ कोच का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और दोस्तों ये जो सेटअप हुआ था 1952 ईस्वी में सेटअप हुआ था। और जो कहाँ पे सेटअप हुआ था, तो दोस्तों ये जो है पेराम्बूर, जो कि चेन्नई में है, तो वहाँ पे ये सेटअप हुआ था। और दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1955 ईस्वी में आईसीएफ कोच का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों जो वर्तमान में आईसीएफ जो कोच थे, अब आना वो बंद हो गए हैं। अब उसका जो प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है, अब क्योंकि उसमें बहुत सारे कमियां थी, वही कमियों को हम लोग आगे देखेंगे क्या कारण था कि जो है आईसीएफ कोच धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हर एक रैक से जो है आईसीएफ कोच हटाए जा रहे हैं। अब चूँकि आईसीएफ को जो है अब मॉडिफाइड करके वो बैगन टाइप को बना दे रहे हैं, जैसे न्यूली मॉडिफाइड बैगन करके आता है, तो उस तरीके से अब सवारी गाड़ी में अब इसका यूज कम हो रहा है। अब दोस्तों जो आईसीएफ कोच था, अब वहाँ पे जो आईसीएफ है, अब वहाँ से वंदे भारत का जो है निर्माण शुरू हो गया है। जो वंदे भारत ट्रेन वर्तमान में आ रही है वो आईसीएफ की बनी होती है, मतलब कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, वहाँ से उसका निर्माण होता है। तीसरी उसके देखेंगे तो वंदे भारत पे आईसीएफ लिखा रहता है। ये है दोस्तों ओवरव्यू एलएचबी में और आईसीएफ में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि इसका जो बोगी होता है दोस्तों एलएचबी कोच में, वो फिएट बोगी इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक इटैलियन ऑटोमोबाइल टोरनो। और दोस्तों इसमें जो बोगी इस्तेमाल करते हैं उसको ऐसा कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो आईसीएफ की बोगी है, आईसीएफ कोच में लगता है, इसलिए बोलते हैं वो आईसीएफ की ट्रॉली है या आईसीएफ की बोगी है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो उसकी लेंथ होती है आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच का, एक होता है लेंथ ओवर बॉडी और एक होता है लेंथ ओवर कपलर। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये क्या है, कोच है, तो यहाँ पर दोनों साइड में देखेंगे तो दोस्तों कपलर लगा रहता है। चूँकि एलएचबी कोच रहेगा तो उसमें सेंटर बफर कपलर लगता है, और आईसीएफ कोच है तो उसमें पुल करने के लिए कोच को
एक कोच को दूसरे कोच से कनेक्ट करने के लिए उसमें जो है स्क्रू कपलिंग लगता है। तो दोस्तों जो लेंथ ओवर कपलर होता है, यानी कि इस कपलर से लेकर इस कपलर तक का इसका लेंथ कितना है, ठीक है। लेंथ ओवर बॉडी जो होती है सिर्फ इतना होता है, यानी पर्टिकुलर बॉडी का लेंथ कितनी है उसके। तो लेंथ ओवर कपलर दोस्तों जो LHB कोच में होता है वो जो है ये 24,000 mm होता है, ये 24,000 mm। और जो ICF में है 22,247 mm ICF का होता है। लेंथ ओवर बॉडी जो होता है 23,540 mm होता है LHB कोच में, और 21,337 mm जो है ICF कोच का होता है लेंथ। दोस्तों इसका जो साउंड है जब गाड़ी चलती है, तो चूँकि जब गाड़ी चलती है तो उसमें जो है गाड़ी चलने की वजह से उसमें वाइब्रेशन होता है, साथ ही साथ जब व्हील और जो पटरियों का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे चलते तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो चूँकि दोस्तों जो LHB कोच है तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है इनसाइड, यानी कोच के अंदर अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको मैक्सिमम साउंड कितनी सुनाई दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि वो जो है जनरल कोच है, स्लीपर कोच है या AC कोच है। चूँकि AC कोच में तो दरवाजे बंद रहते हैं तो उसमें साउंड बहुत कम सुनाई देता है, बट जो जनरल कोच होते हैं उसमें साउंड ज़्यादा सुनाई देता है। तो वो मैक्सिमम साउंड है, यानी कि जनरल कोच का 60 डेसिबल होता है LHB कोच में और 100 डेसिबल होता है ICF कोच में। अब दोस्तों इनसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ रेल लेवल, यानी कि जो कोच है उसकी ऊंचाई रेल लेवल से कितनी है। तो देखिए दोस्तों जो LHB कोच है वो 4,039 mm है इसकी रेल लेवल से ऊंचाई, जबकि ICF कोच की जो ऊंचाई है रेल लेवल से 4,200 mm है, ठीक है। यानी कि ICF कोच LHB कोच के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, ऊंचा होता है, ठीक है, ऊंचा होता है। लंबाई में तो LHB कोच लंबा होता है, ठीक है ना। LHB कोच की जो लेंथ है वो ICF कोच से ज़्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों जो विड्थ है, देखिए तो जो चौड़ाई है वो 3,240 mm है, ठीक है। अब दोस्तों जो 3,240 mm है कोच की है, न कि बोगी का, मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि जो कोच है, कोच की जो चौड़ाई है वो 3,240 mm है, और जो है 3,245 mm किसकी है ICF में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक ना ICF कोच। नेक्स्ट दोस्तों व्हील बेस, यानी कि एक एक्सल से दूसरे एक्सल, यानी कि एक ही बोगी में जो 2 एक्सल लगे होते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो एक्सल लगाए जाते हैं, यानी कि एक ट्रॉली ये हो गई, दूसरी ट्रॉली ये हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इसके जनरल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको व्हील बेस कहते हैं। तो जो दोस्तों व्हील बेस है तो ये जो LHB कोच है तो उसमें 2560 mm होता है, ठीक है। और जो LHB कोच है वो ICF कोच है उसमें 2896 mm होता है, यानी कि ICF कोच का जो व्हील बेस है 2896 mm है और 2560 mm जो है LHB कोच का है। दोस्तों इसमें व्हील डायमीटर समझ लेते हैं। तो दोस्तों व्हील डायमीटर जो LHB कोच है उसमें 915 mm होता है न्यूली। कंडम जो है अब वर्तमान में 855 mm पे कर रहे हैं। इसका दोस्तों जो ICF कोच का व्हील बेस होता है 915 mm इसका भी होता है, बट इसको कंडम जो है 825 mm पे करते हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि जो ट्रॉली होती है उसकी वजन कितना होता है। तो दोस्तों जो LHB कोच है इसका जो बोगी होता है 6600 kg का होता है, यानी कि 6.6 टन का। और दोस्तों ये जो ICF कोच होता है इसमें 2 प्रकार की ट्रॉली आती है। अगर AC कोच रहेगा तो उसका अलग होगा, और नॉन AC कोच होगा तो उसका अलग होगा ट्रॉली। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जो AC कोच होता है, क्योंकि जो ICF कोच है दोस्तों वो सेल्फ जनरेटिंग कोच है। कैसा कोच है? सेल्फ जनरेटिंग कोच है। जबकि LHB कोच जो है वो सेल्फ जनरेटिंग नहीं होता है, यानी कि जो देखे होंगे आप कोच के अंदर जो लगे रहते हैं, बत्ती लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, तो उन सबको जो एनर्जी मिलती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है, तो ICF कोच में क्या होता है कि इसमें अल्टरनेटर लगा रहता है कोच के, हर प्रत्येक कोच में अल्टरनेटर लगा रहता है। जैसे ही जब कोच मूव करती है तो क्या होता है कि वो अल्टरनेटर जो है रोटेट करता है और उससे जो है बिजली बनती है, ठीक है। तो वही बिजली जो है इसमें क्या है कि बैटरी लेके रहते हैं, तो उस बैटरी में क्या होता है स्टोर हो जाता है, स्टोर, और फिर उसके बाद वही उसी से एनर्जी लेकर के, पावर लेकर के पूरे कोच में जो है सप्लाई दी जाती है, चाहे वो लाइट के लिए हो, फैन के लिए हो, AC के लिए हो और अदर पर्पज़ के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, ठीक है।
इस तरीके से जो मिलता है, क्योंकि सेल्फ जनरेटिंग कोच होता है ICF। और दोस्तों LHB कोच जो होता है सेल्फ जनरेटिंग नहीं होता। इसमें जो है देखेंगे तो एक सिरे पे, यानी कि जो रैक लगा रहता है उसके एक सिरे में, या तो गार्ड साइड में या तो ड्राइवर साइड में एक पावर कार लगा होता है। क्या करता है उसमें जनरेटर होता है, 2 DG सेट होते हैं, तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पूरे रैक को दी जाती है। इसीलिए दोस्तों ये जो कोच होता है LHB कोच जो होता है वो वजन में हल्का होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जो एक्सल कैपेसिटी होती है, हम बता रहे हैं ICF कोच के बारे में। तो चूंकि जो AC कोच होता है तो चूंकि उसमें एयर कंडीशन लगे रहते हैं, तो उसके लिए जो है जो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें जो है 2 अल्टरनेटर लगाए जाते हैं, यानी कि उसके जो है दोनों जो बोगी होती हैं दोनों बोगियों पे अल्टरनेटर लगाए जाते हैं। तो चूँकि दोनों बोगियों पर अल्टरनेटर लगाए जाते हैं तो दोनों बोगियों पे जो है एक एक्सल पे 2-2 जो है पुल्ली लगाए जाते हैं, जिसमें कि जो है, अब चूँकि ये दोस्तों मैं CNW डिपार्टमेंट से हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, और ये जो काम करते हैं ये जो है इनका काम होता है ट्रेन लाइटिंग, और जो AC स्टाफ होते हैं वो सब उस पर कार्य करते हैं। तो चूँकि ज़्यादा डिटेल में वही लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जो पुल्ली होती है दोस्तों तो उसका वजन हो जाता है, चूँकि ये दोनों बोगियों पे पुल्ली लगा होता है 2-2, तो इसलिए जो है उसके वजन से इसका जो है AC कोच का जो बोगी है उसका वजन जो है बढ़ जाता है, तो इसलिए 6.2 टन का हो जाता है। और जो दोस्तों जो नॉन AC कोच होता है तो उसमें चूँकि AC एयर कंडीशन नहीं लगे रहते हैं, तो उसमें जो विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है उसे फैन चलाने के लिए और लाइट के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो मोबाइल चार्जिंग की है तो उसमें विद्युत खपत कम होती है, तो इसमें सिर्फ एक ही अल्टरनेटर लगा रहता है और वो किसी भी एक ट्राली में लगा रहेगा, ठीक है ना। यानी कि एक कोच में 2 ट्राली होती है तो किसी भी एक ट्राली पे वो लगा रहेगा अल्टरनेटर, ठीक है। और जो है एक ही पुल्ली पे उसमें जो है एक ही एक्सल पे सिर्फ मात्र एक पुल्ली होगी, मतलब पुल्ली जो कि रोटेट करती है, एक्सल रोटेट करता है, उस पर देखेंगे तो पट्टा लगा रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो विद्युत पैदा करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो वजन होता है नॉन AC कोच का वो कम होता है, 5.2 टन का होता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो पुल्ली लगे होते हैं इसकी वजह से जो है AC कोच का जो है वजन बढ़ जाता है। जो उसका एक्सल है, एक्सल के वजन बढ़ जाने की वजह से उसका जो वेट है बढ़ जाता है। अब दोस्तों इसमें जो एक्सल है LHB कोच में वो 16.5 टन का होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें नहीं है कि ये कोच AC है कि नॉन AC है, ठीक है, या फिर जो है पावर कार है, ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता। इसका 16.5 टन का ही होता है। अब चूंकि दोस्तों जो ICF कोच है इसमें अगर AC रहेगा तो 16.25 टन का आएगा एक्सल, नॉन AC रहेगा 13 टन का आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग हो जाता है। दोस्तों जो कपलिंग यूज़ किया जाता है एक कोच को दूसरे कोच से कपल करने के लिए, तो इसमें जो है CBC जो है इस टाइप कपलर यूज़ करते हैं, यानी सेंटर बफर कपलर यूज़ किया जाता है LHB कोच में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेलरोड हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर जो है यूज़ किया जाता है इस टाइप का इसमें, ठीक है ना, LHB कोच में। और दोस्तों इसमें स्क्रू कपलिंग होती है। अब दोस्तों जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है दोस्तों LHB कोच में, उसमें होता है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, यानी कि इसका जो ब्रेकिंग होती है व्हील पर न लग करके इसका जो डिस्क ब्रेक होता है, यानी कि प्रत्येक एक्सल पे 2 डिस्क ब्रेक होते हैं, ठीक है ना, तो जो है उस पर चिपकता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो व्हील जो डायरेक्ट उसके, क्योंकि ICF कोच में क्या होता है कि जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं डायरेक्ट जो व्हील पे ब्रेकिंग के समय चिपक जाते हैं, तो इससे क्या होता है जो व्हील की लाइफ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जो है व्हील पर चिपक करके एक इसमें डिस्क ब्रेक बना रहता है, जो डिस्क ब्रेक पे चिपकता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक माउंटेड होता है दोस्तों एक्सल पे, तो इसलिए जो है ब्रेकिंग हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इससे थोड़ा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जिसमें एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है तो उसमें फ्रीक्वेंटली जो है प्रॉब्लम होती है व्हील सेलिंग की। तो व्हील सेलिंग क्या होता है दोस्तों, उसको हम जो है आगे जो है लेक्चर जब कभी भी होगा तो उसमें समझेंगे। व्हील सेलिंग एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली इसमें LHB कोच में देखा गया, वो भी जो है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होने की वजह से आता है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम। अब दोस्तों जो ICF कोच होता है इसमें होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी कि इसमें जो है प्रत्येक
बोगी पे 2-2 सिलेंडर लगे रहते हैं, इसलिए जो है टोटल जो है 4 की संख्या में सिलेंडर लगे होते हैं ICF में, ठीक है ना। दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है LHB कोच की वो होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दोस्तों जो LHB कोच है वो उसको अपग्रेड करके 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाया जा सकता है, बट अपने यहाँ पे भी ट्रैक नहीं बना है कि उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलाएं, ठीक है ना। इसलिए जो है मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड पे इसको चला सकते हैं, बट 160 पे भी नहीं चलाया जाता। ज़्यादा इसकी स्पीड जो है LHB कोच को 140 या 135, 140, 145 तक रखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों राइडिंग इंडेक्स। देखिए दोस्तों जो राइडिंग इंडेक्स होता है इसका मतलब होता है कि जो पैसेंजर है उसको कितना कंफर्टेबल हो रहा है, यानी कि जब वो कोच में बैठ कर जा रहा है, ठीक ना, ट्रेन में बैठ के जा रहा है तो उसको कितना कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ठीक है। अगर वो पेपर पढ़ रहा है तो ढंग से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ICF कोच होता है दोस्तों तो उसमें अगर कोई सवारी बैठता है तो जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। अगर कोई पढ़ रहा है आदमी पेपर तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन होता रहेगा तो इधर उधर हिलता रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी राइडिंग इंडेक्स पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू LHB कोच। तो इसलिए जो है LHB कोच की जो राइडिंग इंडेक्स है वो है 2.5 से लेकर के 2.75, ठीक है, इसके बीच में होता है। और ICF कोच का जो राइडिंग इंडेक्स है 3.5 से लेकर के 3.8 तक होता है। दोस्तों राइडिंग इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों राइडिंग इंडेक्स कई चीज़ों पर निर्भर करती है। अब चूंकि जो ICF कोच LHB कोच है तो इसमें राइडिंग इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए या ट्रेन में जो झटके लगते हैं उसको कम करने के लिए इसमें शॉकर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। शॉकर मतलब दोस्तों डैम्पर, ठीक है ना, जो कि डैम्प आउट करता, कोई भी अगर फोर्स आता है चाहे वो वर्टिकल फोर्स हो या हॉरिजॉन्टल फोर्स हो उसको डैम्प आउट कर देता है, ठीक ना। इसकी टेक्नोलॉजी LHB कोच की बहुत ही अच्छी है, ठीक ना। इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है राइडिंग इंडेक्स में। दोस्तों जो एक्सल गाइडेंस होता है LHB कोच में ये कंट्रोल किया जाता है आर्टिकुलेटेड टाइप का होता है, ठीक ना। और इसमें जो एक्सल गाइडेंस होता है ICF कोच में वो रिजिड टाइप का होता है। और दोस्तों जो फ्रेम होता है बोगी फ्रेम तो वाई फ्रेम होता है जिसपे कि जो या डैम्पर होता है वो कनेक्ट होता है। अगर दोस्तों एक अगर बोगी पूछ ले कि इसकी जो बोगी होती है किस टाइप की होती है तो दोस्तों ये जो होता है एच टाइप का होता है। देखेंगे तो आप जो है इस तरीके से एच शेप में इसकी बोगी यहाँ पे इस तरीके से रहती है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जो कि एच शेप में लगता है LHB, यानी कि जो फिएट बोगी होती है फैब्रिक एटिलिना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो वो एस शेप में देखने में लगता है, ठीक है ना। और जो LHB टाइप का कोच जो ICF टाइप का कोच है दोस्तों वो देखने में आई टाइप का लगता है। क्योंकि दोस्तों इसके जो ट्रॉली होते हैं तो उसमें ICF कोच में सोल बार होता है, ठीक है ना, ट्रेंजम होता है, हेड स्टॉक होता है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। क्योंकि वो सब डिटेल में है बताने लगे तो इसमें फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। चूँकि हमने ऑलरेडी ICF पे भी और LHB पे भी ऑलरेडी जो है लेक्चर ले लिया हूँ। इसको जो हमने जो थियोरेटिकल लेक्चर भी लिया हूँ और प्रैक्टिकली जो वीडियो बनाया हूँ वर्कशॉप में जा कर के उसको भी बताया है। प्रत्येक जो बोगी होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का नेम भी बताया है, ठीक है, दिखाया है उस वीडियो में। और उसका लेंथ बताया है, मेजरमेंट बताया है, एक्यूरेट कितना होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल विजिट करके जा देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो डैम्पर होता है, ठीक है, तो दोस्तों जो डैम्पर होता है तो LHB कोच में टोटल दोस्तों जो है एक बोगी पे टोटल 9 डैम्पर लगाए जाते हैं, जिसमें से कि ये 4 जो है प्राइमरी डैम्पर होते हैं, 2 सेकेंडरी डैम्पर होते हैं, 2 या डैम्पर होते हैं और 1 लेटर डैम्पर होते हैं। दोस्तों डैम्पर का क्या काम होता है, ये जो भी फोर्स आता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उसके कारण ये डैम्प आउट करता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ICF कोच में जो है डैम्पर नहीं होता, एक बीच में लगाया जाता है जो कि जो बोलेस्टर होता है उसका अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो वहाँ पे एक लगाया जाता है और बाकी जो प्राइमरी सस्पेंशन जहाँ पे होता है दोस्तों वहाँ पे डैशपोर्ट एक होता है, डैशपोर्ट का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो वो जो उस पर प्राइमरी स्प्रिंग पे अगर जो भी शॉक आएगा तो वो डैम्प आउट करने के लिए जो है उसमें डैशपोर्ट अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है ना।
और जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है दोस्तों, अगर उस पर कोई वो आता है, शॉक आता है, तो उसको डैम्प आउट करने के लिए जो होता है उसमें वर्ड का शॉक एब्जॉर्बर होता है, जो कि जो पॉलिशर होता है उसके अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक के बीच में लगा रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों बियरिंग। देखिए दोस्तों, जो बियरिंग इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी अभी है दोस्तों ये ब्रेक सिलेंडर। दोस्तों जो ब्रेक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं एलएचबी कोच में, वो प्रत्येक व्हील पे लगाया जाता है। व्हील का मतलब समझ रहे हैं, जो उसका अरेंजमेंट होता है इस तरीके से होता है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग जो होता है डिस्क ब्रेक पे होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्हील के लिए एक एक ब्रेक सिलेंडर होता है। बट आईसीएफ कोच में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक एक्सल पे लगाया जाता है, यानी कि एक एक्सल पे एक ब्रेक सिलेंडर। तो टोटल कितने हो गए, 4 एक्सल होते हैं, तो इसलिए 4 जो है ब्रेक सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं आईसीएफ कोच में। जबकि एलएचबी कोच में जो है प्रत्येक व्हील पे लगाया जाता है। टोटल 8 व्हील होते हैं कोच में, इसलिए जो है इसमें 8 जो है ब्रेक सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं एलएचबी कोच में। दोस्तों ब्रेक सिलेंडर जो डायमीटर होता है, ये जो है ये 10 इंच का होता है, ठीक है ना, किसमें, एलएचबी कोच में। और इसमें जो है 8 इंच का होता है। दोस्तों में कभी कभी इसमें अगर पिस्टन स्ट्रोक पूछ लेता है, तो पिस्टन स्ट्रोक इसका जो है मिनिमम जो है 10 mm होता है, मैक्सिमम 21 mm होता है, किसमें, एलएचबी केस में। और इसमें जो है दोस्तों पिस्टन स्ट्रोक का पूछ ले, आईसी में 32 mm का होता है, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट है इसमें बियरिंग। तो जो इसमें बियरिंग होता है, कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग इस्तेमाल किया जाता है एलएचबी कोच में, और इसमें स्फेरिकल रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं आईसीएफ कोच में। शेड्यूल मेंटेनेंस। दोस्तों जो गाड़ियों का रख रखाव के लिए जो प्राइमरी डिपो है, जहाँ से गाड़ी बनकर चलती है, तो वहाँ पे जो है उसका शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है। तो दोस्तों शेड्यूल मेंटेनेंस जो है एलएचबी कोच और आईसीएफ कोच में अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो जो दोस्तों D1 एलएचबी कोच में एक होता है D1 शेड्यूल, ठीक है ना। तो जो D1 होता है दोस्तों, इसको जो प्रत्येक ट्रिप पे करते हैं, यानी ट्रिप मतलब समझ रहे हैं दोस्तों को, जहाँ से गाड़ी बनकर चलती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है, और फिर उस डेस्टिनेशन मतलब उस स्टेशन से फिर जब वापस अपने प्राइमरी डिपो पे आती है, तो फिर जो है वहाँ पे जो है उसका फिर उसका जो है मरम्मत की जाती है। मतलब उसमें देखा जाता है कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी डिटेल में है कि D1 में क्या करते हैं, D2 में क्या किया जाता है, D3 में क्या करते हैं, SS1 क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ बताने लगे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए कि ट्रिप किसको बोलते हैं, ब्रेक ट्रिप, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं D1 मेंटेनेंस। इसी तरीके से होता है दोस्तों D2 मेंटेनेंस। तो जो D2 करते हैं दोस्तों 1 मंथ प्लस 3 डे, ठीक है ना। जो D3 होता है दोस्तों 6 मंथ प्लस माइनस 15 दिन पे जो है D3 शेड्यूल होता है। फिर दोस्तों आ जाता है सॉफ्ट शेड्यूल 1, यानी कि जो सॉफ्ट शेड्यूल होता है दोस्तों, इसको जो है 18 महीने प्लस 30 डे, यानी कि 18 महीने प्लस 30 दिन में जो है सॉफ्ट शेड्यूल 1 करते हैं। फिर या 6 लाख किलोमीटर चले जाए, ठीक है, जो भी पहले हो जाए, 18 महीना पहले हो जा रहा है उसको, या तो फिर 6 लाख किलोमीटर चल गई, वो जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है सॉफ्ट शेड्यूल 1 कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों SS2 होता है सॉफ्ट शेड्यूल 2, तो इसको जो है 36 महीने करते हैं, या 12 लाख किलोमीटर चले जाए तो जो है SS2 किया जाता है। SS3 जो होता है दोस्तों सॉफ्ट शेड्यूल 3, ये जो है 72 महीने करते हैं, या 24 लाख किलोमीटर चल जाए गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम आईसीएफ कोच में देखते हैं, तो आईसीएफ कोच में जो शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, IOH, POH ये सब करते हैं। तो जो शेड्यूल ए होता है दोस्तों, वो जो है 1 मंथ पे करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने एक चीज़ नहीं बताया कि ट्रिप शेड्यूल। देखिए कोई भी ट्रेन है, ठीक है ना, जो भी उसका रैक लगा हुआ है, चाहे वो आईसीएफ का हो या एलएचबी का है, उसमें जो है ट्रिप शेड्यूल होना ही होना है, ठीक है, चाहे वो वंदे भारत हो, क्योंकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद जब वापस अपने प्राइमरी डिपो में आती है, तो वहाँ पे उसका ट्रिप शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर जो है जो ट्रिप शेड्यूल होगा तो वो भी रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है, ठीक है ना, तो इसमें भी ट्रिप शेड्यूल होता है। अब दोस्तों जो इसका शेड्यूल बी होता है 3 मंथ किया जाता है, जो शेड्यूल सी होता है 6 मंथ किया जाता है। अब शेड्यूल सी जो है अब इसको बंद कर दिया गया है, अब नहीं होता, ठीक है ना। अब इसके बाद डायरेक्ट IOH होता है, इंटरमीडिएट ओवरहालिंग, जो कि 6 महीने में नहीं होता, ये 9 महीने में होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट ओवरहालिंग जो है ये 9 मंथ पे किया जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है पीरियाडिक ओवरहालिंग। जो पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है ये जो है 18 महीने पे किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंडरी सस्पेंशन। देखिए दोस्तों, जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है एलएसबी कोच में दो तरह का होता है, या तो वो जो है नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होगा या तो एयर स्प्रिंग होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होती है उसमें इनर स्प्रिंग होती है, आउटर स्प्रिंग होती है, और जो एयर स्प्रिंग होता है तो उसमें एयर सस्पेंशन, एयर बेलो लगाए जाते हैं, जो कोई इलास्टोमेरिक मटेरियल बनाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सेकेंडरी सस्पेंशन जो स्टील कॉइल स्प्रिंग होती है, नेस्टेड कॉइल, तो इसको क्यों हटाया गया, उसके साथ पे एलएसबी कोच में जो है एयर सस्पेंशन क्यों लगाए गए, इस पर भी हमने डिटेल में लगाया गया, बताए हैं कि यानी कि इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर जो एयर स्प्रिंग है उसमें फीवा डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। इस पर भी वीडियो और लेक्चर दोनों बनाए हुए आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है आईसीएफ कोच में, उसमें पॉलिस्टर स्प्रिंग होती है जो कि एक पेयर में लगाई जाती है, ठीक है ना। इसमें इनर आउटर नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही स्प्रिंग, मतलब दो स्प्रिंग होती है, दो स्प्रिंग का पेयर होता है, जो कि अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक जो पॉलिस्टर होते हैं उस पर रखी जाती है, उसके बीच में होता है। दोस्तों जो WSP होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, क्योंकि जो एलएसबी कोच है ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और अपग्रेड करके इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक चला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है व्हील को स्लाइड यानी कि व्हील को स्लिप और स्किड होने से बचाने के लिए जो है इसमें डिवाइस लगाई जाती है, जिसको कि WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एलएसबी कोच में होता है, बट आईसीएफ कोच में वो नहीं होता, ठीक है। दोस्तों जो ACP होती है अलार्म चैम्प पुलिंग, तो आईसीएफ कोच में जो एलएसबी कोच में जो अलार्म चैम्प पुलिंग होती है, तो उसका जो PU प्रेसिडेंट इमरजेंसी अलार्म वाल्व का जो डाया होता है, PU का जो डाया होता है दोस्तों वो 19 mm का होता है, ठीक है। और दोस्तों इसको रिसेट करने के लिए अगर ACP कोई कर देता है एलएसबी कोच में, तो उसको रिसेट करने के लिए एक प्रकार की रिसेट की जाती है, ठीक ना। उसी की सहायता से जो है वो रिसेट किया जाता है, और उसको रिसेट करने के लिए हमको वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ से ACP हुई है, यानी कोच के अंदर जितने भी केबिन बने रहते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक केबिन में वहाँ पे एक डिवाइस वो खींचने के लिए, हैंडल खींचने के लिए पुल बॉक्स बनाया जाता है, वो वहाँ से फिर उसको खींच देंगे तो कोच में ACP हो जाती है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक को केबिन बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे उसको खींच देंगे, ठीक ना, तो अगर हमें रिसेट करना रहेगा तो हमको कोच के अंदर घुसना पड़ेगा और उसी पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहाँ से उसको खींचा गया है, फिर वहीं पे जो है ACP की लगा करके उसको रिसेट करेंगे तभी रिसेट हो पाएगा। अदरवाइज जो है फिर उसको फिर रिसेट अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो नीचे दोस्तों जहाँ से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है PU से, तो वहाँ उसके पहले जो है आइसोलेटिंग का किक लगाया जाता है, तो उसको आइसोलेट कर देंगे। क्योंकि वो दोस्तों अंडर फ्रेम में होता है, PU जो है अंडर फ्रेम में होता है, जो फुटबोर्ड होता है, ठीक है। तो जस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉल होता है उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फुटबोर्ड होता है, दाहिने साइड में और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फुटबोर्ड रहेगा, तो वहाँ से जो है उसी के जस्ट नीचे वहाँ पर देखेंगे तो एक PU लगा रहता है जहाँ से प्रेशर ड्रॉप होता रहता है, तो उसको बस आइसोलेट कर देंगे तो वहाँ से प्रेशर जो BP का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा किया नहीं जाता, क्योंकि मान लो किसी इमरजेंसी में अगर आइसोलेट गाड़ी है और उसमें ACP किया गया तो फिर वो ब्रेकिंग उसमें होगी ही नहीं, इसलिए जो है इसको इन जनरली नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इमरजेंसी पड़ने पे, जैसे कि मान लीजिए जनरल कोच है और उसमें पैसेंजर जो है बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और स्टॉप जो है जा नहीं पा रहा है अंदर, तो भले ही कर दे, ठीक है। बाकी जो है आप बाकी AC कोच और स्लीपर कोच या जनरल कोच ही अगर खाली है तो आपको उसको ACP वहीं से रिसेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आईसीएफ कोच में जो अलार्म चैम्प पुली होती हैं, तो इसका जो PU का डायमीटर होता है वो जो है 8 mm का होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो है प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। और दोस्तों इसको रिसेट करने के लिए है आपको कोच के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, इसको रिसेट करने के लिए आप कोच के सबसे पीछे आएंगे एंड में, तो वहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड में वो रिसेट करने के लिए बना रहता है, एक जंजीर बनी रहती है, उसको खींच देंगे तो रिसेट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो ACP होती भी है तो कोच के अंदर देखेंगे तो जंजीर बनी रहती है, तो कुछ कोच के अंदर उस जंजीर को खींच देंगे और दोस्तों उसमें 7 to 8 kg का वेट लगाएंगे लगभग, तभी जो है जंजीर ऑपरेट होगी, ACP ऑपरेट होगी। और इसको रिसेट करने के लिए जो है आपको कोच के बाहर आना पड़ेगा, और कोच के बाहर देखेंगे तो सबसे बाहर आ जाएंगे, तो जो कोच के पीछे है तो वहाँ पे दोनों साइड में देखेंगे तो रिसेट करने के लिए बना रहता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप जो जंजीर जो खींचे हैं, ठीक है, कोच से किस तरफ खींचे, लेफ्ट साइड खींचे हैं राइट साइड का। किसी में दोस्तों ऐसा रहता है कि अगर आपने राइट साइड के डायरेक्शन की तरफ आपने जंजीर खींचा है ACP करने के लिए, तो उसको राइट साइड के रिसेट पॉइंट से रिसेट होगा, ठीक ना। अगर लेफ्ट साइड का जंजीर खींचा है रिसेट ACP करने के लिए, तो फिर लेफ्ट साइड में जो है जो जंजीर बनी है कोच के सबसे पीछे, ठीक है ना, तो वहाँ से फिर जो है उसको रिसेट करने के लिए उसको खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों वर्टिकल वेट ट्रांसफ़र। देखिए दोस्तों जो वर्टिकल वेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है,
तो चूंकि आईसीएफ कोच में जो वेट का ट्रांसफ़र होता है, जो साइड वीरर लगे होते हैं दोस्तों, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। जो साइड वीरर लगे होते हैं 90% के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, 10% जो है सेंटर फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और दोस्तों जो इसमें वर्टिकल लोड ट्रांसफ़र होता है एलएचबी कोच में, तो इसमें देखेंगे दोस्तों एक कॉर बॉडी होती है, यानी कि जो बोगी और बॉडी को कनेक्ट करती है, तो कनेक्शन का कॉर बॉडी होता है, ठीक है ना। तो उसी के थ्रू जो है उसका जो वेट होता है फिर बोल्स्टर पे जाता है, फिर बोल्स्टर के थ्रू जो है सेकेंडरी सस्पेंशन पे जाता है, फिर उसका फिर प्राइमरी सस्पेंशन पे जा करके फिर जो है कंट्रोल आर्म से होते हुए फिर जो है एक्सल पे जाता है, फिर एक्सल के बाद फिर जो व्हील पे जाता है। उसका अरेंजमेंट हमने दोस्तों इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं वीडियो में, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसका वाटर टैंक। देखिए दोस्तों, जो वाटर टैंक होते हैं एलएचबी कोच में, खासकर जो एसी वाले कोच होते हैं जिसमें एसी लगे होते हैं, तो उसमें जो इन जनरली अगर थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी है, तो उसमें जो 685 लीटर के 2 टैंक लगाए जाते हैं और 450 लीटर के 1 टैंक लगाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों चूंकि इसमें WRS सिस्टम होता है, वाटर राइजिंग एपरेटर सिस्टम एक होता है, जो कि टैंक के नीचे लगे रहते हैं, अंडर स्लजिम होते हैं ना, अंडर फ्रेम में होते हैं टैंक। तो इसका जो पानी होता है, एक मोटर लगा होता है, ठीक है। तो मतलब मोटर 2 लगे होते हैं, तो उन मोटर की सहायता से पानी जो है ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी कि ओवरहेड टैंक जो रखी होती है, जो जिसकी कैपेसिटी 30 लीटर की होती है, ठीक है ना। तो उसमें ये पानी जाता रहता है, क्योंकि जो मोटर लगे रहते हैं दोस्तों वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि मोटर बंद रहते हैं। एक मोटर जो 4 घंटे चलेगा, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो दूसरा लगा है 4 घंटे फिर वो चलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर पहला वाला 4 घंटे चलेगा। इस तरीके से ऑटो पर अगर सेट कर देंगे तो दोनों मोटर बारी बारी से 4-4 घंटे चलते रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों बाई द वे मान लीजिए कोई भी मोटर एक ख़राब हो गया तो फिर उसको इंडिविजुअल मैनुअली जो है उसको सेट कर देंगे। फिर जो मोटर, जैसे मान लीजिए मोटर नंबर दूसरा ख़राब हो गया तो उसको पहले सेट कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि इसका WRS सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसको भी हमने जो है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। WRS यानी कि वाटर राइजिंग एपरेटर सिस्टम क्या होता है एलएचबी कोच में, तो उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों जो आईसीएफ कोच होता है, इसमें जो टैंक होता है ये 452 लीटर का टैंकी होती है, जो कि ये जो छत होता है उस पर माउंटेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच में जो मेन अंतर थे वो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। क्योंकि दोस्तों आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच में बहुत सारे फर्क अंतर होते हैं, सिर्फ 19 ही अंतर नहीं है इसमें, कम से कम नहीं तो आपको सैकड़ों अंतर मिल जाएंगे, इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको जाने के फिर आप जो इस पर इंडिविजुअल बनाए हैं आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच में मेन अंतर क्या होता, मतलब इस पे जो हमने लेक्चर लिया है उस पर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो लेक्चर डिज़ाइन किया गया है बेसिकली ये जो ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि जो टेक्नीशियन बनने के बाद जब लोग 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर जो उनका ट्रेड टेस्ट होता है उसको लिखना पड़ता है कि आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच में क्या अंतर है। तो चूँकि उनको लगभग इस 15-20 अंतर इस तरीके से दिखाना पड़ता है, ठीक ना, तो उसके लिए बेसिकली है। बट आप लोग अगर इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसने में जो है तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, आपको डिटेल में पढ़ेंगे तभी जो है आपको पूरी जानकारी हो पाएगी आईसीएफ और एलएचबी कोच की। आशा करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।